अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से एक्सप्लेन करना है हमने डिफरेंट गैस लॉज को और बताना है कि जो बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और ग्राहम्स लॉ हैं, क्या वो लॉज वेरीफाई होते हैं फ्रॉम द काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पर बेस की गई है या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से निकाली गई है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बॉयज लॉ का। इससे पहले याद रहे कि मैं लास्ट वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या होती है, वो थोड़ी बहुत उसकी डेरिवेशन क्या है और क्या वहाँ से जुड़ी हुई मजीद चीज़ें हैं जो कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन की फाइनल फॉर्म दैट इज पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट के जरिए से इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने पहले लॉ की तरफ कि इसको कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बॉयज लॉ का। बॉयज लॉ को प्रूव करने से पहले आपको बताना चाहिए कि बॉयज लॉ होता क्या है। तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यानी प्रेशर जितना बढ़ाएंगे किसी भी गैस सिलेंडर में उसका वॉल्यूम कम हो सकता है, किसका? गैसेस का। तो बहरहाल ये आपके पास पहले भी पढ़ाया जा चुका है, शुरू में आप अच्छी तरीके से इस लॉस को देख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सारा चैप्टर ऑलरेडी मौजूद है, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ थोड़ा बहुत जरूर याद हो आपको कि क्या होता है बॉयज लॉ। बॉयज लॉ की यहाँ पर एक शक्ल बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ लिखें v इज इक्वल टू, तो आपको लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट और कांस्टेंट ओवर p, और अगर हम p को ले जाएं दूसरी साइड पर तो ये बनने वाला है पी वी इज इक्वल टू के। तो चाहे आप ऊपर वाली शक्ल प्रूव करें या नीचे वाली, दोनों सूरतों में बात दुरुस्त होगी। तो बहरहाल हम अपनी बुक के एतबार से थोड़ा चलेंगे, लेकिन अब हम असल में बात शुरू करेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। वही काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन लेंगे। पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर, यानी पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इसके साथ साथ एक और भी डिराइवेशन है जो आप चला सकते हैं। आप इसको 1 बाय 1 करें तो बेहतर है। किताब पहले ये वाला हिस्सा हल करेगी, लेकिन मैं आपको साथ साथ कराता हूँ। देखिए, अब आप ये सोचें कि हमारे पास एक सिलेंडर है और वो ये रहा, या एक गैस का वेसल है और इसके अंदर गैस है। ये गैस के मॉलिक्यूल हरकत कर रहे हैं, दे आर इन रैंडम मोशन। वो ऊपर नीचे दाएं बाएं पीछे आगे हर जगह पर हरकत कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ हरकत हो रही है तो क्या काइनेटिक एनर्जी है, तो आप कहेंगे यकीनन काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही तो हरकत होती है। तो मैं पूछता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, तो आप बोलते हैं सर हाफ एम वी स्क्वायर के। ये तो हमने फिजिक्स में कई दफा पढ़ी है। लेकिन मैं जैसे लास्ट टाइम आपको बताकर आया था कि हम केमिस्ट्री में बजाय इसके कि वी के हम सी से इसको शो करते हैं, पर ये है वेलोसिटी। तो ये बन गया एम सी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल वो क्या है? एम सी स्क्वायर। ये वाली बात आपको जहन में रहनी चाहिए कि जो फिजिकल सिस्टम होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, तो आप पढ़ते हो कि आपके पास एक शख्स है और उस शख्स ने हरकत की एक मकाम से दूसरे मकाम पर और उसकी ये वेलोसिटी थी। तो ये पूरी बॉडी के लिए वेलोसिटी होती है। लेकिन हम चूंकि हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते, तो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, उससे काइनेटिक एनर्जी निकल सकती है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और या फिर हम मालूम कर सकते हैं कि किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं उस पर उन सब की एनर्जी को डिवाइड कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी निकल सकती है हर मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन ये निकलने वाली मॉलिक्यूल की एनर्जी चूंकि डिवाइड करके आ रही है, तो इसलिए हम इसके ऊपर लगाते हैं क्या? बार, यानी कि मीन या फिर एवरेज। तो अब आपको समझ में आनी चाहिए कि के ई इज इक्वल टू हाफ एम सी स्क्वायर असल में एक ऐसे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है जो किसी एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। और हम चूंकि छोटे से मॉलिक्यूल के बारे में वो मालूमात नहीं ले सकते जैसे कि एक बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में ले सकते थे, तो हम एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। और इससे पहले भी मैं एम सी स्क्वायर के बारे में लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू हाफ एम सी स्क्वायर बार। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ एक मॉलिक्यूल तो नहीं है,
पूरे सिस्टम में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि ये भी आपके पास एक सिस्टम को शो करने वाली इक्वेशन है और इसके अंदर भी n है और n के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से आप कंपेयर नहीं कर सकते जब तक कि इसको भी उसी असूल पर ना लेके जाओ। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैंने ये काइनेटिक एनर्जी सारे मॉलिक्यूल के लिए लेनी है तो कैसे लेंगे, तो आप कहेंगे सर जितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं अंदर उनसे मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर एक की वैल्यू को n से यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज निकल आएंगी, यानी टोटल एनर्जी ये है। थोड़ा सा इसको जरा अरेंज कर लें जैसे कि किताब लिखती है, तो के ई इज इक्वल टू हाफ एम एन सी स्क्वायर बार। तो दिस इज अ काइनेटिक इक्वेशन फॉर ऑल गैस मॉलिक्यूल इन अ गैस सिलेंडर। अब मैं आपको यहाँ एक बात समझा दूं कि काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली अ मेजरमेंट ऑफ अ टेम्परेचर, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। कुछ ये किया कि काइनेटिक एनर्जी की जगह पे टी लगा दिया, तो हम भी ऐसा लगा के देखते हैं कि क्या होता है। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ एम एन सी स्क्वायर बार। आगे चलकर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, बाकायदा तौर पर हमारे पास एक टॉपिक है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जिसमें हम ये सीखेंगे कि ये कैसे प्रूव होता है। तो आप ये लिख सकते हैं और फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर प्रोपोर्शनल साइन खत्म करना हो तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, के टी इज इक्वल टू हाफ एम एन सी स्क्वायर बार। अब क्या है जी, अब ये है वो इक्वेशन जिसको आपने बनाना था, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं। वो क्या चेंज लेकर आते हैं, आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, किसको, इस इक्वेशन को जो आपके पास है 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार। भाई 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास कुछ पैसे हों और मैं आपसे कहूं कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं तो आप कितने खुश हो जाएंगे, और अगर मैं कहूं मैं इसे 2 से डिवाइड भी करूंगा तो आपके पास पैसे ज़्यादा हो गए या कम, तो आप कहेंगे जितने थे उतने ही रहे। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन वैसे ही रहेगी चाहे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करके देख लें, लेकिन इससे कुछ में फ़ायदा मिलने वाला है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं बाय रीअरेंजिंग द इक्वेशन। ये आप ऐसे करें, 3 को 2 की जगह ले जाएं और 2 को 3 की जगह ले जाएं। इससे क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, अभी भी 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एम एन सी स्क्वायर बार। अगर मैं कहूं कि ये सारी की सारा हिस्सा क्या वो नहीं है जो यहां पर था हाफ एम एन सी स्क्वायर बार, तो क्या इसकी जगह पर आप केटी लिख सकते हो, तो हाँ भाई हम ऐसा कर सकते हैं। तो यही हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप बाकायदा लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 जो भी आ जाए, पुटिंग द इक्वेशन नंबर 4 इनटू या फ्रॉम इक्वेशन 4 आप इसे चेंज करेंगे, जो आपकी वर्डिंग को आप अपने बुक के एतबार से लिख सकते हैं। तो ये बनेगा 2/3 और के टी इज इक्वल टू पीवी। ये इक्वेशन आ जाने के बाद अब आप बॉयज लॉ को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इस वाले हिस्से को प्रूव करना है तो क्या करोगे, भाई पीवी एक साइड पे रखो और वो है, और अगर आपने इसको प्रूव करना है तो पी को वहां ले जाओ तो भी आप प्रूव कर पाओगे। बहरहाल पीवी इज इक्वल टू, अब अगर मैं कहता हूं पीवी इज इक्वल टू और बॉयज लॉ चल रहा है तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपके पास टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, के तो ऑलरेडी कांस्टेंट, 2 और 3 कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट मल्टीपल बाय कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, कांस्टेंट, और यही आपके पास जवाब भी है। अगर आपने एक बुक की तरह कांस्टेंट की जगह पे कोई ऐसे सिंबल लिखे, सिंबल लिख लीजिए, तो के फॉर कांस्टेंट। अब एक इशू ये है कि ये जो के है और ये जो के है, यानी इस के को टी से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, तो दोबारा आंसर के तो नहीं आ सकता ना, हाँ कांस्टेंट जरूर आएगा। तो हम उस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से थोड़ा सेपरेट शो करने के लिए यहाँ पर बार लगा सकते हैं। तो ये जवाब वही है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। तो फिर ये क्या है, ये है जी बॉयज लॉ। तो बॉयज लॉ यहाँ पर क्या हो गया जी, एक्सप्लेन हो गया और साबित हो गया। आप बाकायदा तौर पे लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस बॉयज लॉ इज वेरीफाइड। अभी से आगे चलते हैं और एक नेक्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं, और जो ये आपके पास नेक्स्ट लॉ है, ये नेक्स्ट लॉ है जी चार्ल्स लॉ। तो मैं यहाँ पर ये हेडिंग दे रहा हूँ बॉयज लॉ, और दूसरा हमारे पास होगा चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ
अगर आपने यहाँ पर लिखना है तो फिर चार्ल्स लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स लॉ है क्या। तो बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। और अगर आप यहाँ पर इक्वल साइन लगाते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू द के टी। और जैसे हमने पहले किया था उसी तरह अगर आप के एक साइड पर रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आप के को रहने दें यहाँ और ये बन जाएगा टी चला जाएगा वी के नीचे, तो v ओवर टी। ये भी आपके पास एक नई शक्ल है किसकी, चार्ल्स लॉ की। ठीक है, अब आपकी मर्जी है ये प्रूफ करें ये प्रूफ करें। जी, अगर तो आप ये सवाल ऐसे ही कर रहे जैसे मैं कर रहा हूँ, यानी पहले आपने बॉयज लॉ किया फिर आपने चार्ल्स लॉ किया, अगर ये इक्वेशन यानी इसी तरीके से चल रही हैं सारी की सारी, तो आप इनको नंबरिंग देते आएंगे। इक्वेशन नंबर 2 3 4। फॉर एग्जांपल मैं जो यहाँ तक पहुँचा मैंने इस इक्वेशन को नाम दिया फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, पीछे भी दिए जा सकते हैं, जैसे आप तरतीब से चलेंगे तो आप उसी एतबार से ही नेम देते हैं इक्वेशन को। तो अब आप डायरेक्टली कोट कर सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 5, तो फिर आप ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 पी वी इज इक्वल टू 2/3 के टी। तो आपको सारा कुछ ये हिस्सा किताब पहले लिख करेगी, फिर ये हिस्सा नहीं करना पड़ेगा और आप डायरेक्टली वहां पर कोड कर दोगे क्योंकि आपके पहले ही पेजेस के ऊपर ये हल हुआ है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली बस कि चार्ल्स लॉ को बताओ, तो बुक ने भी यहाँ से स्टार्टिंग ली है लेकिन आपने स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, मतलब पहले इसको कर लेना है या इस हिस्से को, कोई मसला नहीं है। ये आप बना लो फिर इसको इसमें पुट कर दो और पुट करने के बाद यहाँ तक पहुँचो और फिर आपने आगे चलना है। ठीक है, मतलब अकेला आ जाए चार्ल्स लॉ तो फिर सारा करना पड़ेगा पीछे वाला, और अगर बॉयज लॉ भी कर लिया है तो बस आप रेफरेंस कोट कर दोगे फला इक्वेशन ये कहती है। अब आते हैं, बस यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। हाँ भाई जल्दी से बताएं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी इसका मतलब है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा अगर आप चार्ल्स लॉ को डिफाइन कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बाकी क्या है, इस शक्ल को देखिए v ओवर टी, यानी एक तरफ v ओवर टी लेकर आए तो ये आपके पास आ गया v और t आ गया यहाँ से और p चला गया नीचे, तो ये बन जाएगा 2/3 k ओवर p। भाई p भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, 2/3 भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू न्यू कांस्टेंट। ठीक है जी, अब जैसे मैंने वहां लिखा सेम टू सेम यहाँ भी लिखा v ओवर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर कॉन्स्टेंट को बाकायदा तौर पर एक नाम दे लीजिए क्योंकि जो इस के से डिफरेंट हो और इस जो हमने पहले के निकाला है इससे भी डिफरेंट हो, तो आप यहाँ पर के डबल बार लगा सकते हैं या डबल प्राइम लगा सकते हैं। तो ये हो गया जी आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन, यानी v ओवर टी इज इक्वल टू के। इसका मतलब है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है जी, तो एट कांस्टेंट प्रेशर v ओवर टी इज इक्वल टू के विच इज अ चार्ल्स लॉ। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस चार्ल्स लॉ इज प्रूव्ड और आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो सकता है। एक बात याद रहे कि हमारे पास कुल 4 पैरामीटर होते हैं, ये हम पहले ही अपने लेक्चर्स के अंदर शुरुआत में समझ चुके हैं। वो 4 पैरामीटर हैं P, V, T और N। आपको ये तो नज़र आ रहे हैं चलते हुए पर N नज़र नहीं आता, ये N भी यहाँ पर होता है। तो जब हम ये लिखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर तो हम ये भी लिख रहे होते हैं एट, या ये समझ रहे होते हैं एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जब हमने यहाँ लिखा एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो यहाँ भी शामिल था। आप कहेंगे सर शामिल तो है नहीं, एन लिखा तो आता नहीं कहीं पर, यही लिखा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन याद रखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस। तब ये फिक्र आता है गिवन मास, ये फिलहाल मैं अच्छी तरह समझा चुका हूँ, पूरा एक मुकम्मल टॉपिक है इसके ऊपर, लेकिन बता रहा हूँ जब गिवन मास होता है तो वो मास क्या हो निकाल सकते हैं उससे, मोल्स। तो n इज इक्वल टू, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ठीक है, फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं। अब देखें मास और नंबर ऑफ मोल के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो जब हम कहते हैं गिवन मास तो हम एक्चुअली बता रहे होते हैं कि वहां पर नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स्ड हैं।
तो जब हम गैस का प्रेशर घटाते या बढ़ाते हैं तो हम उसमें से पार्टिकल्स निकालते या डालते नहीं हैं, यानी नंबर ऑफ मोल ना बढ़ाते ना घटाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कांस्टेंट रहते हैं। तो हम कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इसी तरह से द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वहां पर भी एन का जिक्र है, यहाँ पर भी, लेकिन वो वर्डिंग के अंदर है, अलग से नहीं मेंशन, लेकिन वो है। तो ये भी आपको ध्यान में रहे कि भाई ये 4 पैरामीटर चल रहे हैं, ना कि आपके पास 3, यानी पी, वी, टी और एन सब के सब चल रहे हैं। तो ये था जी आपके पास 2 लॉज मैंने यहाँ प्रूव कर दी हैं। जो 2 नेक्स्ट लॉज हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, और फिर साथ जो है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ, ये दोनों हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कमेंट है, वो आप नीचे बॉक्स में करें ताकि मैं आपको उसका आंसर कर दूं। सब्सक्राइब जरूर कर लें, दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।